देखो, अभी तक हमने क्या किया, हमने कहा कि कंज्यूमर्स बिहेवियर था, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर था, लेकिन दोनों का एक कंबाइंड प्लेस जहाँ पे दोनों मीट होते हैं वो कहाँ होता है? मार्केट। तो मार्केट फॉर्म्स हमारी अलग अलग बेसिस पर होती हैं। जैसे तुम लोगों ने बिजनेस स्टडीज में भी किया है कि मार्केट फॉर्म्स में हमारे पास एक होता है रिटेल मार्केट, एक होता है होलसेल मार्केट, या एक होता है इंटरनल मार्केट जो डोमेस्टिक मार्केट है, एक होता है फॉरेन मार्केट। ठीक है, ऐसे करके मार्केट फॉर्म्स होती हैं। इकोनॉमिक्स में जो मार्केट फॉर्म डिसाइड करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि एक हमारे पास होती है परफेक्ट कंपटीशन और एक होती है इम्परफेक्ट कंपटीशन। एक है परफेक्ट कंपटीशन, एक है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में हमारे पास, परफेक्ट कंपटीशन तो सिंपल है। परफेक्ट कंपटीशन में सिर्फ यही है कि हम ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन में कह रहे हैं तो ये परफेक्ट है, मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है, सब कुछ परफेक्ट है। तो ये हम सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए यूज करते हैं, ओनली फॉर स्टडी पर्पस। ठीक है, सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। ये एक्चुअली नॉट एग्जिस्ट, एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, जबकि इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली, ओलिगोपोली, डिओपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये सब आते हैं। ठीक है, तो मोनोपोली यहाँ पे सिंगल होता है, एक ही प्रोड्यूसर है, यहाँ पे सिंगल प्रोड्यूसर्स हैं। डिओपोली जिसमें कि दो प्रोड्यूसर्स हैं। ओलिगोपोली जिसमें कि फ्यू हैं, फ्यू का मतलब 3, 4, 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें मैनी है। ठीक है, लेकिन जैसे कि यहाँ पर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, यानी कि होमोजीनियस गुड्स हैं। यहाँ पर होमोजीनियस गुड्स हैं, तो यहाँ पर हेट्रोजीनियस गुड्स हैं। हेट्रोजीनियस मतलब वो ऑन द बेसिस ऑफ साइज, क्वालिटी, शेप, कलर, फ्रेग्रेंस, बहुत सारे डायमेंशंस में वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि मार्केट में तुम देखते हो एक ही शैम्पू है, लेकिन वो एक शैम्पू अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से निकाल रही है। अगर हम ये कह रहे हैं कि हेयर फॉल शैम्पू है, तो हेयर फॉल शैम्पू बहुत तरह के आ रहे हैं। आप लोगों के डेटा प्लान होते हैं, डेटा प्लान आपके सब कुछ सिमिलर है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट सब में होता ही है। ठीक है, हम एक तरफ से ये कह देते हैं कि अरे सारे एक जैसे ही हैं, लेकिन फिर जब उस पर देखने पे आए तो हम कहते हैं अच्छा नहीं, इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंट है, थोड़ा सा ये डिफरेंट है, तो वो चीजें आती हैं, तो वो हेट्रोजेनियस है। अब बात यह है कि हमें ये सब तो नहीं करना, ये मैंने तुम्हें नॉलेज के लिए बता दिया, ये वाला पोर्शन। इम्परफेक्ट कंपटीशन आपको नहीं करना है, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। हमारे सिलेबस में है परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में जैसे कि हमने कहा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मतलब दे आर कंप्लीटली सेम, 100% सेम, कहीं कोई डिफरेंस ही नहीं है। ठीक है, जितनी भी, ये हमारी एक इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में ये बहुत सारी फॉर्म्स हैं, बहुत सारी फॉर्म्स हैं। ये जितनी भी फॉर्म्स हैं A, B, C, D, E, F, G, छोटी फॉर्म्स भी हैं, बड़ी फॉर्म्स भी हैं, सब तरह की हैं। ये जितनी भी फॉर्म्स हैं ये सब एक ही जैसा प्रोडक्ट बना रही हैं, दे आर नॉट डिफरेंट इन एनी केस। ठीक है, तो इसीलिए
इंडस्ट्री जो होती है वो प्राइस मेकर है, इंडस्ट्री ही प्राइस फिक्स करती है, और जितनी भी फर्म्स हैं वो प्राइस टेकर हैं। सारी फर्म्स प्राइस टेकर हैं, यानी कि अगर ये इंडस्ट्री ने डिमांड और सप्लाई से प्राइस फिक्स कर दिया, ये क्वांटिटी और ये प्राइस है, ये क्वांटिटी और प्राइस फिक्स कर दी कि इतना ही प्राइस होगा और इतनी ही क्वांटिटी मार्केट में रिक्वायर्ड है, तो जितनी भी फर्म्स हैं इन सारी फर्म्स को यही प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अपना आउटपुट डिसाइड करना होगा कि इस आउटपुट में से हम कितना पोर्शन दे रहे हैं। क्योंकि शॉर्ट रन में फ्री एग्जिट एंड एंट्री है, आप कभी भी छोड़ सकते हो, कभी भी आ सकते हैं, कोई भी फर्म, ठीक है। लॉन्ग रन में भी होता है, लेकिन वो शॉर्ट रन में ही फ्री एग्जिट होते हैं, लॉन्ग रन तक वही टिकती हैं जिनको उसमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। शॉर्ट रन में वो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स या एबनॉर्मल लॉस बियर कर लेते हैं। तो होता क्या है, वो शॉर्ट रन, नॉर्मल प्रॉफिट तो हमारी इस कॉस्ट में इंक्लूडेड ही है, जो हमें प्रॉफिट हो रहा है हमारा इसमें इंक्लूडेड ही होता है नॉर्मल। तो अब क्या होता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करते हैं तो उनको देख के दूसरी फर्म एकदम से एंटर कर जाती है। अब ये साइकिल चलता रहता है ना, एंटर करेंगी और फिर छोड़ देंगी, जैसे किसी को लॉस होगा छोड़ देंगे, क्योंकि इतनी तो क्वांटिटी चाहिए, इसके बाहर क्वांटिटी एग्जिस्ट ही नहीं होगी। अगर इससे कम क्वांटिटी है तो दूसरी फर्म देखेंगे अच्छा मार्केट में स्पेस है, हम भी आ जाते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। तो शॉर्ट रन में ही चलता रहता है, चलता रहता है। तो जब भी चल रहा है शॉर्ट रन में ही चल रहा है, लॉन्ग रन तक तो वो टिक गई जो लॉन्ग रन तक टिकी हुई हैं, ठीक है। लॉन्ग रन में वो परफेक्ट कंपटीशन पता नहीं चलता कब मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन तुम बड़ी स्टडी पर्पस के ले रहे हैं। सोच के देखो तो शॉर्ट रन में भी ऐसी कोई फर्म थोड़ी ना है, थोड़ा सा ही डिफरेंट करे, चाहे एक ही पॉइंट डिफरेंट करे, डिफरेंट तो करता ही है, पूरी तरह सेम तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये सिर्फ हम एकेडमिक पर्पस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट हो जाती है, इसीलिए मैनी फर्म्स, नंबर ऑफ फर्म्स बहुत सारी होती हैं, एंड नो प्राइस कंट्रोल ओवर बाय फर्म्स। फर्म्स का कोई प्राइस कंट्रोल नहीं होता, दे आर बाउंड टू एक्सेप्ट द प्राइस गिवन बाय इंडस्ट्री, ठीक है। हम यहाँ पे कहते हैं फुल इंफॉर्मेशन ऑफ मार्केट, मार्केट की फुल इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट की फुल इंफॉर्मेशन है, किसको, कंज्यूमर को। और क्योंकि उनको फुल इंफॉर्मेशन है इसीलिए नो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, कोई एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं है, मतलब कि नो सेलिंग कॉस्ट, कोई सेलिंग कॉस्ट भी नहीं है, किसी तरह की कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं है। जो सारे प्रोड्यूसर हैं उनको बस ये है कि क्वांटिटी जितनी बेचेंगे उतना हमें ज्यादा होगा, हमें ये देखना है कि इस प्राइस में हम कितनी क्वांटिटी बेचें कि हमें प्रॉफिट हो जाए, बस उनको ये देखना है, ठीक है। तो उनको मार्केट की पूरी नॉलेज है, उनको प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज है, तो किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, ठीक है। जो भी हमारे फ्री मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में मोबाइल कौन से हो सकते हैं, लेबर ही है, एंटरप्रेन्योर है, ठीक है ना, कैपिटल टू सम एक्सटेंट है, बाकी तो ज्यादा नहीं कर सकते और लैंड बिल्कुल नहीं कर सकते। बट हम ये कहते हैं कि उनकी मोबिलिटी है, मतलब जहां उनको रिक्वायर्ड होगी वहां वो चले जाएंगे, बट ऐसी कोई जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि सारे रिसोर्स सब जगह अवेलेबल है। अब ये बात भी बड़ी अजीब सी है,
ये सारे रिसोर्स सब जगह अवेलेबल कैसे हो सकते हैं, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में सब कुछ हो सकता है। बहुत ही आइडियल सी और बहुत ही साफ सुथरी सी वो है मार्केट फॉर्म, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स में आती हैं। अब बात ये आती है कि मार्केट में प्राइस तो डिसाइड हो गया, लेकिन मार्केट में ऐसा थोड़ा है ये प्राइस फिक्स हो गया तो हो ही गया। इंडस्ट्री का भी ये प्राइस फ्लक्चुएट तो करेगा ही डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, क्योंकि रेगुलरली डिमांड एंड सप्लाई पे इम्पैक्ट आता रहेगा, तो फ्लक्चुएट तो करेगा ही। तो वो फ्लक्चुएट अगर करेगा तो वो कैसे वर्क करती हैं, हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट आता है, ठीक है। ये करेंगे, नोट डाउन करो फिर करते हैं। मतलब दिस इज वेरी हाई क्रिटिसिज्म। एक बात होती है सिलेबस क्या कैसे कैचअप, सिलेबस देखो ना, दिस सिलेबस इज इक्विवेलेंट। कोई भी कंपटीशन एग्जाम का जो सिलेबस होता है वो फुल टाइम 1 ईयर मांगता है, अगर जर्नल टेस्ट जैसा सिलेबस है। ये इस पे स्ट्रैटेजी लेनी पड़ती है। मैं तुझे बता रही हूँ स्ट्रैटेजी सिंपल सी बात है। तुमने पेपर तो देखे होंगे ना जीएटी के, उस पेपर में तुमने देखा होगा कितने क्वेश्चन है टोटल, 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। कौन कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चंस डिवाइडेड हैं बता मुझे। पहले तो वर्बल, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग और जीके। हाँ बस, और कौन सा है, लॉजिकल रीजनिंग कौन है, छोड़ो, रीजनिंग है, मोटा मोटी बात, रीजनिंग है, क्वांट है, करंट अफेयर्स है और स्टैटिक जीके है। पेपर उठा के देखो कभी भी तो ये सब इक्वली डिवाइड होता है। नहीं, जीके का क्वेश्चन जनरली कम ही होता है। मैं वही कह रही हूँ, हम एट द मैक्सिमम लेके चल रहे हैं, इक्वली डिवाइडेड होता है। अगर हम इक्वली डिवाइडेड हैं तो 4 में हम ये मान के चलें कि 10-10 क्वेश्चंस हो गए सबके, और बाकी जो 10 हैं वो जीके हटा के बाकियों के हो गए, यानी कि 50 में से 10 जीके के क्वेश्चंस हैं। और वो सबसे ज्यादा जीके करवाते होंगे, लॉजिकल, रीजनिंग और क्वांट। मतलब हमारा तो हायर मैथ्स चल रहा है। तो वही मैं कह रही हूँ कि अगर तुम बंद करियो बेटा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एक स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए कि आप अपनी रीजनिंग जो सबसे आसान होता है उसको स्ट्रॉन्ग करना। और रीजनिंग देने का पर्पस क्या होता है, किसी भी हाई प्रोफाइल एग्जाम में रीजनिंग क्यों दी जाती है, सोचने का तरीका बदले। सोचने का तरीका आप किसी का नहीं बदल सकते हो, सोचने का तरीका नहीं बदलता, आपकी लॉजिकल थिंकिंग इंप्रूव होती है, आपका सोच वही रहेगी, आपका तरीका भी वही रहेगा, लेकिन आपको उसको नजरिया फर्क हो जाएगा। आप सोचोगे तो वही, लेकिन नजरिया फर्क हो जाएगा। आपको एनालिसिस करना आएगा, कि जो एनालिटिकल थिंकिंग है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। और किसी भी प्रोफेशन में आपको एनालिटिकल थिंकिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे वो एक टीचर हो और चाहे कोई बिजनेस हो और चाहे कोई कॉर्पोरेट जॉब में हो, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब में हो। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका एनालिसिस कैसे करना है। दिस इज द रीजन कि अब एग्जाम्स में तुम्हारे एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आने लगे हैं। दूसरा, रीजनिंग तुम लोगों को याद है बचपन से तुम लोग कभी सुडोको, कभी वो जो पहेली वहेली आती थी न्यूज़पेपर में वो खेलते थे। तुमने कभी नोटिस किया जब तुम वो सब करते थे तुम एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे और तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाता था। ये तुम्हें समझ में नहीं आया होगा लेकिन ये होता है। लॉजिकल रीजनिंग से आप लोगों को ये पता चलता है कि हाउ टू डाइवर्ट माइंड। ये आपको थ्योरेटिकली नहीं पता लेकिन एक्चुअली में वो इसलिए डाली जाती है कि इतने स्ट्रेसफुल एग्जाम में एक सब्जेक्ट ऐसा हो जो आपको स्ट्रेस रिलीज करे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट तो स्ट्रेस देने वाले हैं, रीजनिंग आपका स्ट्रेस रिलीज करने वाली है। इसीलिए इसको हमेशा से थ्रू आउट, ये एक प्रोसेस है। आप 1 महीने में अच्छा सोचने का भी तरीका बदलना है बेटा। 1 महीने में 2 महीने में सोचने का तरीका नहीं बदला जा सकता। तो बजाय इसके अभी तो करो, लेकिन एक हैबिट तुम हमेशा से अपनी बनाओ अब 12th के बाद कि हमें लॉजिकल रीजनिंग जैसी चीज, क्वांट जैसी चीज, ये अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है कि एक एक बुक अपनी स्टडी टेबल पे हमेशा रखनी है और उसको हमें सॉल्व करना है। डेली आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट भी सही है। उससे क्या होगा कि आप लोगों को रीजनिंग बहुत इजी लगने लग जाएगी। और फिर कंपटीशन एग्जाम क्लियर कभी भी उनका नहीं होता जो बहुत
तुमने अगर सक्सेस स्टोरीज पढ़ी है तो कभी भी वो ये नहीं कहेंगे कि हमने 15 घंटे पढ़ाई की है। स्मार्ट स्टडी, तो कंपटीशन एग्जाम क्लियर करने के लिए स्मार्ट स्टडी पर आओ। मैं तुमसे 2 बैच पहले बताया था ना मैंने कि मैं हर महीने की एक वर्कशीट दिया करती थी, फिर मैंने वो छोड़ दिया। अब इस साल वाले बच्चे जो आए ना 12th में, उनके बच्चों ने, पेरेंट्स ने फिर से बोला कि मैम कर दीजिए फिर से आप शुरू। मैंने कहा मैं क्यों करूं, फिर ये लोग छुट्टी मार जाएंगे, फिर मैं परेशान होंगी, तो नहीं करेंगे। मैं कहा जिस दिन करोगे उस दिन बाद बंद कर दूंगी, क्योंकि पूरे साल थोड़ा थोड़ा करोगे। तो अभी भी मैं तुझे कह रही हूँ कि अगर तू जितनी भी पढ़ाई कर रहा है पूरा फोकस रख रीजनिंग और करंट अफेयर्स पे। रीजनिंग में तो कोई गलत होते नहीं है, हाँ। कोई ये करंट अफेयर्स करेंगे पूरे साल के करंट अफेयर्स की जरूरत नहीं है, 6 महीने की। 6 महीने की करंट अफेयर्स उठाओ, उनको पढ़ता जाए बस, ठीक है। बेसिक मैथ्स जो होता है ना, हायर मैथ्स भी करने की जरूरत नहीं है। आईपैड में तो हायर मैथ्स का आता है ना, तो हायर मैथ्स करने की कितने क्वेश्चंस आते हैं? 5? नहीं, पूरा सेक्शन नहीं लगा हायर मैथ्स का। किसका? आईपी मैथ में। अच्छा आईपी मैट की बात कर रहे हो तुम, मैं सीयूटी मैं जीएटी की बात कर रही हूँ। आईपी मैट का मुझे कोई आइडिया नहीं है। नहीं लाइक वो था ना कि बाकी क्वांट वगैरह तो पूरे आईपी मैट तो अलग चीज है, ये तो कैट के बराबर जैसे चीज है ना। कैट में पूरा हायर मैथ्स ही है, पूरा मैथ्स ही मैथ्स है, वो तो कैट के बराबर हो गई ना। हाँ भाई, कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वही आते हैं सीधा डायरेक्ट। वो तो बिल्कुल कैट के इक्विवेलेंट है उसमें मैथ। लेकिन तुम नॉर्मली सीयूटी के लिए बिल्कुल भी बहुत ज्यादा हायर कुछ मत करना। बेसिक मैथ्स, बिल्कुल बेसिक मैथ्स, बेसिक रीजनिंग, ये बेसिक ही करो, कोई जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा हाई करने की कुछ भी। तुम्हारा उससे आराम से स्कोर आ जाएगा, 50 में से 30 भी सही हो गई ना तुम्हारी। और 5 साल उसमें लगा के, मतलब उस दिन वो लोग भी यही बात कर रहे थे जो हम पता है तुम लोगों को ये लगा कि, मतलब मैंने 12th के बच्चों को ही बोला, सबको ये लगा कि हम क्लियर है, हमें अटेंड नहीं करना चाहिए। लेकिन ना उसमें ऐसा नहीं था कि तुम्हें ये बता रहे कि कौन सा कोर्स करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए। उन बच्चों ने ना अपने एक्सपीरियंसेस बताए कि जैसे उसमें ये था कि बच्चे ये सोचते हैं कि अगर 12th के बाद हमारा एनएलयू नहीं हुआ तो, और हमारा ग्रेजुएशन करते समय मन किया कि अब हम लॉ करें, तो उनको लगता है कि अरे अब हम तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। जबकि टाइम क्या वेस्ट होगा, 1 ही साल का तो फर्क पड़ेगा। अगर माइंड कोर्स करते हैं तो 5 साल का होता है लॉ, लेकिन अगर ग्रेजुएशन की बात करोगे तो 3 साल का हो जाता है। तो जितना कंपटीशन एनएलयू का है उतना ही कंपटीशन ग्रेजुएशन के बाद भी है, लेकिन वो कैलकुलेशन नहीं करते और उस 1 साल को बचाने के लिए अपनी लाइफ की पता नहीं कितने साल वो कर देते हैं फॉर गो। तो इससे बेटर है कि वो 1 साल बाद भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग शॉर्ट रन के कंपटीशन पे चलते हैं कि शॉर्ट रन कंपटीशन में हम कैसे चलते हैं कि अरे वो 23 साल की उम्र में वो तो क्लियर करके जॉब में आ जाएगा, हम 24 साल में जाएंगे, फर्क क्या पड़ेगा उससे। आप 26 में जाओ, लेकिन वहां जाओ जहाँ पे आपकी इच्छा है जाने की, जहाँ पे आपका पैशन भी है, हॉबी भी है। जैसे आईपी मैट के लिए भी उसने बोला, कहता कि जो मोनल था उसने कहा कि मैं भी कर सकता था, मेहनत करके ट्राई भी कर सकता था, लेकिन फिर मुझे ये लगा कि मैं अभी से अपने आप को 5 साल के लिए बाउंड कर लूं। और मेरे को बाद में लगा कि नहीं, मुझे इस फील्ड में नहीं जाना था, मुझे तो कुछ और भी करने का ऑप्शन हो सकती थी। लेकिन अपने आप को बाउंड करने के बाद मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं थोड़ी क्रिटिक वाली साइड पे रहती हूँ ये सारे बाउंडेड कोर्सेज के लिए 5 इयर्स। आपके पास ऑप्शन है छोड़ने की, वो तो उन्होंने बाद में क्रिएट कर दी ना, बाद में करी है, पहले नहीं थी। ये बाद में करी है जब उनको लगा कि अरे हमारे पास एनरोलमेंट नहीं आ रहा, इसलिए क्योंकि बाउंडेशन हर कोई नहीं बियर कर पाता, तो उन्होंने बाद में एग्जिट पॉलिसी निकाल दी कि आप, हाँ तो अब नहीं, मतलब बाद में उन्होंने एग्जिट पॉलिसी निकाली कि आप 3 साल बाद भी छोड़ोगे तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। और लेकिन अगर ग्रेजुएशन करते हो तो ये एक्सप्लोर करने को मिल जाता है 3 साल में, वहां पे वही चीजें एक्सप्लोर कर पाते हैं जो कि, मतलब आईपी मैट के लिए इस समय सब उसके पीछे भाग रहे हैं। और मैं पता नहीं कि मैं तो बहुत टीचर हूँ, मुझे डिस्करेज करना नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं एक, वो कहते हैं ना आईना दिखाने वाली बात, मैं वो दिखाती हूँ कि 3 साल जब आप सब कुछ पढ़ते हो तो आपको ये समझ में आता है कि आपको स्पेशलाइजेशन किस में लेना है। आईपी मैट या जो कंबाइंड जो भी कोर्सेज करते हैं ना 5-5 साल के, वो लोग अपने
प्रोफेशनल का ही दिखाते हैं एक्सप्लोर करना कि आप क्या एक्सप्लोर कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ वो लोग जिसमें करवा रहे हैं स्पेशलाइजेशन वही तो एक्सप्लोर करवाएंगे ना, वो जिसमें उनका स्पेशलाइजेशन है, जबकि उस स्पेशलाइजेशन के बाहर बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस हैं। लेकिन हाँ, आईपी मैट हो गया, एफएमएस हो गया, ये सब कॉलेजेस टॉप कॉलेजेस इसलिए हैं क्योंकि इनका जो पीआर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनका पीआर का मतलब समझ रहे हो ना, पब्लिक रिलेशन, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि इनके यहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज स्पीकर्स आते हैं, तो नो डाउट वहाँ के बच्चे ज्यादा तो एक्सप्लोर करते ही हैं। तो वो यही कह रहा था कि एक बच्चे ने किया हुआ है आईआईएम से या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से, टाटा टिस से किया हुआ है, मतलब बड़ी बड़ी नारसी मुंजी, और यहाँ से करके कोई एमबीए करके आया है जॉब के लिए। और एक कोई है जो कि बहुत ही सिंपल सी एक मीडियम सी जगह से एमबीए करके मार्केट में आया है। तो नो डाउट जो सीवी पे है, जब तक जो सीवी सिलेक्शन है उसमें तो उसी को देख रहे ना भाई, ये ब्रांड से आया है, तो नो डाउट उसका है, आपसे तो बाद में मिलेगा, इसलिए ब्रांड इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन ऑन द अनदर वे, अब जिनका वहां नहीं हो रहा उनका क्या, जिसका वहां हो जाता है वो तो जस्टिफाइड हो गया ना। बात वो होती है कि सबका तो नहीं हो रहा, जिनका वहां नहीं हो रहा उनका क्या, तो उनकी भी मार्केट वैल्यू। कई बार ऐसा होता है, कहता मतलब मैंने अपने पीयर ग्रुप में देखा है, 10 साल बाद ये बात मैटर ही नहीं करती कि किसी ने लॉ एनएलयू से की है या आईपी यूनिवर्सिटी के डीएमई से की हुई है, ये मैटर ही नहीं करता। 10 साल बाद आप जहाँ स्टैंड करोगे वो आपके कैलिबर के हिसाब से कर रहे होगे। मतलब किसी ने आईआईएम से किया और किसी ने एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी से किया, आपने एंट्री एक को बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मिल गई, एक को मीडियम में मिल गई, लेकिन आपका कैलिबर क्या है, उस कैलिबर से आप ऊपर चढ़ रहे हो। कोई बहुत मेहनत करके वहां तक पहुंच गया, फिर उसको लगा अब हो गया मेरा डेस्टिनेशन अचीव, वो वहीं रुक गया, तो वहीं रह गया, और दूसरे वाले ने सोचा नहीं मुझे और आगे बढ़ना है, तो 10 साल बाद वो उससे ज्यादा आ गया। बात वही होती है, लाइफ के 2 साल 4 साल आपको झोंकने होते हैं पूरी तरह से। वो आप कब झोंक रहे हो, आप वो जब झोंकोगे उसके हिसाब से आप एक्सेल करोगे। बट 10 साल बाद आप जहाँ हो वहाँ सिर्फ अपनी वजह से होगे, उसमें टीचर्स इंस्टीट्यूट्स कोई रोल नहीं करेगा, आप कहाँ एडजस्ट कर रहे हो, और उसमें आपके मॉरल वैल्यूज वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन हाँ ये बात ध्यान रखना कि हो जाता है तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन पढ़ाई इसलिए करना कि तुम्हें नॉलेज मिले। मतलब मैं भी तुम लोगों को 8-8 घंटे बिठाती थी, तब भी मैं यही कहती थी कि 8 घंटे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी कितनी आ रही है। तुम यहाँ पे 10 घंटे बैठ जाओ फिर भी पढ़ो नहीं, और तुम यहाँ पे 2 घंटे बैठ के बहुत अच्छा पढ़ जाओ। तो ये जरूर ध्यान रखना, स्मार्ट स्टडी करना। सिर्फ कभी भी किसी भी, मैं यहाँ पे भी तुम्हें कहती हूँ कि चाहे मैंने तुम्हें दिया, इतने मटेरियल पे स्टिक ऑन मत रहो, कोशिश करो कि उसके बाहर भी जाओ, क्योंकि ये तो सब पढ़ रहे हैं ना, इसके बाहर जो पढ़ रहा है वो अलग पढ़ रहा है। तो थोड़ा सा आप उसके बाहर भी पढ़ना, और थोड़ा सा उनके अलावा भी सोचना कि हम अपने आप से भी देखें, ये जरूर करना। चलो अब हम करते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन। ये डिमांड और ये सप्लाई, ठीक है। तो इसमें हम क्या कहते हैं, ये जो है ये भी अंडर परफेक्ट कंपटीशन है। हाँ बेटा, हमारे सिलेबस में है ही परफेक्ट कंपटीशन। इसमें सप्लाई का कैसे ऐसे हो गया, प्राइस चेंज कैसे क्यों हो रहा है, क्या प्राइस तो चेंज, ये इंडस्ट्री का है, इंडस्ट्री तो कुछ भी कर सकती है ना। इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। अब अगर एक तो हमारा हमने पढ़ा था मूवमेंट होता है, एक शिफ्ट होता है। अब डिमांड में भी मूवमेंट भी हो रहा है और डिमांड में शिफ्ट भी हो रहा है। ये सप्लाई में मूवमेंट भी हो रहा है, सप्लाई में शिफ्ट भी हो रहा है।
तो मूवमेंट हमेशा ड्यू टू प्राइस होता है और शिफ्ट अदर फैक्टर्स। तो अब हम ये देखते हैं कि शिफ्ट होने से इक्विलिब्रियम प्राइस या क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट आता है। जैसे कि, और इसके क्वेश्चन जब भी आए ना हमेशा डायग्राम बना के ही देखो, जस्ट शॉर्ट में बनाओ लेकिन डायग्राम बना के आंसर निकालो। अगर हमें बोला गया कि सिर्फ डिमांड और सप्लाई में इक्वल शिफ्ट हो रहा है, तो नो चेंज इन प्राइस और इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है। अगर हमें बोला जाए सप्लाई इंक्रीज और डिमांड डिक्रीज विद इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, यहाँ पे क्या है, चेंज इन डिमांड या इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। यहाँ पे हम कह रहे हैं इंक्रीज इन सप्लाई इज इक्वल टू डिक्रीज इन डिमांड। तो इसमें क्या हो रहा है, नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस इंक्रीज। ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं इक्विलिब्रियम। डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई। तो इक्विलिब्रियम प्राइस सेम है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज है। ठीक है। तू क्या देख रहा है? नहीं, मेरे को याद आया कि मंडे का भी चेंज कर देना ना, ये भी शेड्यूल। हाँ, अचानक से ऐसे याद आ गया करते हैं। समझ में आए? तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि अब तुम लोग पहले नोट करो, मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशंस लिख रही हूँ, उनके डायग्राम तुम बना के दिखाना। क्या? No change in प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस, इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। हाँ, और दूसरे वाले में इक्विलिब्रियम प्राइस सेम हो गया लेकिन क्वांटिटी कम हो गई। और बीच वाला इसमें तुम्हारी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो सेम है लेकिन प्राइस में देखो इंक्रीज हो गया। तो अब ये वाले केसेस, व्हेन नो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, रुको ढंग से लिखूंगी, तुम ये नोट करो फिर लिखती हूँ। अगर इलास्टिक डिमांड है तो इलास्टिक डिमांड का मतलब हुआ कि मतलब यहाँ पे हम बिल्कुल एक्सट्रीम वाले केस लेके ही कर रहे हैं। तो इलास्टिक डिमांड है यानी कि नो चेंज इन प्राइस, फिर भी हमारी डिमांड चेंज होती जा रही है। अब इस पे सप्लाई ये थी लेकिन फिर सप्लाई इंक्रीज हुई या सप्लाई डिक्रीज हुई। तो हमारे प्राइस और ये क्वांटिटी था तो इस पे क्या असर आएगा? लेकिन डिमांड इलास्टिक है
डिमांड को नहीं मूव करेगा। नहीं कर रहा ना, मैं सिर्फ क्या लिखा है, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज और डिक्रीज। डिमांड कर्व तो मूव कर ही रहा है ना, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा ना। डिमांड को तो बनाया नहीं। ये तो रहा डिमांड कर्व। अच्छा, डिमांड का प्राइस सेम है। इलास्टिक है ना। हाँ तो ये हाँ वो कितने होगा। केसेस के तो कितने भी बन सकते हैं, केसेस की कोई लिमिट नहीं है। मैं तो इम्पोर्टेंट बता रही हूँ जो कॉमन केसेस हैं। इन इलास्टिक का मतलब हुआ ये हमारी डिमांड है और ये सप्लाई इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज, क्वांटिटी डिक्रीज नहीं हो रही। नहीं, वो तो फिर उसकी वजह से इक्विलिब्रियम चेंज हो रहा है ना। तो अगर हम इसकी बात करें तो अपना क्यों नहीं कर रहा? चेक कर रहा हूं बट सुनने लग गया। यहाँ पे क्या हो रहा है? नो चेंज इन, अगर ये चेंज हो रहा है तो नो चेंज इन प्राइस, और अगर इंक्रीज हो रही है क्वांटिटी सप्लाई तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। चेंज इन सप्लाई को होता है तो उसका मतलब मूवमेंट होती है, सॉरी शिफ्ट होता है। शिफ्ट होता है हमेशा। हम यहाँ पे सारा शिफ्ट की ही बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे मूवमेंट की बात ही नहीं करते कभी भी, हम शिफ्ट की ही बात करते हैं। इंक्रीज डिक्रीज शिफ्ट में तो होता है। मतलब क्यूएस गलत नहीं है क्या मत करो, क्यों बस सीधा सप्लाई कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये बात होगी। क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ बात ही इंक्रीज डिक्रीज की कर रहे हैं तो इतना मैटर ही नहीं कर रहा। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज, ठीक है सारे केसेस में। अब जैसे इस वाले केस में हम क्या कहेंगे कि नो चेंज इन क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और अगर इंक्रीज हो रही है तो इक्विलिब्रियम प्राइस रिवर्स चल रहा है। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.